गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में हम निम्नलिखित टॉपिक्स को कवर करेंगे। कैसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल का विकास हुआ, मंत्रिमंडलीय व्यवस्थाएं की वो परंपराएं जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का आधार हैं वो कैसे विकसित हुई, मंत्रिमंडल का महत्व क्या है, उसका निर्माण रचना कैसे हुई, प्रणाली की विशेषताएं, मंत्रिमंडल की कार्य और शक्तियाँ तथा क्या ब्रिटिश व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय तानाशाही कह सकते हैं या नहीं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का विकास है उसके बीज प्रीवी काउंसिल में देखे जा सकते हैं। हमने देखा था कि विटनेसमोर्ट जो संस्था थी उससे जो नॉर्मन काल में मैग्नम कॉन्सिलियम तथा क्यूरेशिया रेजिस नाम की दो संस्थाओं का विकास हुआ। मैग्नम कॉन्सिलियम से भविष्य में संसद तथा क्यूरियस रेजिस से प्रीवी काउंसिल और मंत्रिमंडल का उद्भव हुआ। चार्ल्स सेकंड के समय वास्तव में प्रीवी काउंसिल भी कालांतर में एक बड़ी संस्था बन गई, तो उससे विचार विमर्श करने की बजाय चार्ल्स सेकंड ने एक छोटे विश्वस्त सदस्यों के समूह से परामर्श लेना शुरू कर लिया। इन 5 सदस्यों का नाम जिनसे वो परामर्श लेते थे उनके प्रथम वर्ण के आधार पर नाम पड़ा काबाल, और यही काबाल आगे कैबिनेट व्यवस्था का आधार बना। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की क्या परंपराएं हैं, उनका विकास कैसे हुआ, ये हमें पता है कि ब्रिटिश में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। संसद के प्रति पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट जो लोक सदन होता है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। क्या हुआ कि चार्ल्स प्रथम के समय संसद ने मंत्री स्ट्रैफर्ड के विरुद्ध कार्रवाई की और क्योंकि उसने सम्राट की गलत सलाह दी थी। चार्ल्स द्वितीय के समय भी संसद ने डेनबी के विरुद्ध महाभियोग चलाया। इसी से यह परंपरा बढ़ गई कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। एक दलीय मंत्रिमंडल, विलियम तृतीय दोनों दलों व्हिग और टोरी दोनों से मंत्री नियुक्त करते थे, लेकिन इससे असुविधा हुई और उन्होंने व्हिग जुंटा नाम से एक दलीय मंत्रिमंडल बनाया। तभी से यह परंपरा हो गई कि सजातीय मंत्रिमंडल होना चाहिए, यानी एक ही दल के मंत्री होने चाहिए बजाय अलग अलग राजनीतिक दल के। तीसरी जो परंपरा थी वह प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। यह हमने देखा था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद है वो परंपरा से विकसित पद है। उसका बहुत 1937 तक किसी संवैधानिक प्रावधान नहीं था। हैनोवर वंश के राजा प्रथम और द्वितीय को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल का अध्यक्षता करने की बजाय रॉबर्ट वॉलपोल को ये काम सौंपा। यद्यपि रॉबर्ट वॉलपोल कहते थे कि वो बाकी एमपीज़ की तरह ही एक एमपीज़ हैं, बाकी सदस्यों की तरह ही एक सदस्य हैं, लेकिन अध्यक्षता करने की वजह से उनके पास मंत्रिमंडल का नेतृत्व की शक्ति आ गई। और एक विकास के रूप में ऐसा हुआ कि राजा को उन पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन संसद को उन पर पूर्ण विश्वास नहीं होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब से यह परंपरा हो गई कि अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का क्या महत्व है, अलग अलग राजनीतिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, क्यों वो उनकी व्यवस्था में इतना महत्वपूर्ण है। वैसे तो जो क्राउन है, राजमुकुट है, उनके नाम से हर काम होता है संसदीय व्यवस्था में, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में, लेकिन उसके पास जो शक्तियाँ हैं वो महज औपचारिक है, उसके नाम से काम होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ मंत्रिमंडल के पास है। रियली जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो मंत्रिमंडल के पास है। सम्राट में निहित शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल ही करता है, यानी मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रधानमंत्री करें, प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का पार्ट होते हैं। तो अलग अलग राजनीतिक वैज्ञानिकों के कथन। लोवेल ने कहा मंत्रिमंडल राजनीतिक भवन की आधारशिला है। रैमजे म्योर वह राज्य के जहाज को चलाने वाला पहिया है जिसका चालक प्रधानमंत्री है, यानी राज्य अगर एक शिप है तो मंत्रिमंडल उसके पहिए हैं, लेकिन उसको चालक कौन है, प्रधानमंत्री है, यानी दोनों पद बेहद महत्वपूर्ण हैं। मैरियट ने कहा इसे संपूर्ण शासन का केंद्र माना जाना चाहिए।
बेझोट ने कहा यह एक संयोजन समिति है, जोड़ने वाला समास चिन्ह है तथा राज्य के व्यवस्थापन विभाग व कार्यपालक विभाग को जोड़ने वाला बक्सुआ है। यानी कैबिनेट सरकार की दो महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापन और कार्यपालक विभाग को, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव को आपस में जोड़ता है। ग्लैडस्टोन ने कहा यह एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं तथा यह एक ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट, लॉर्ड सभा तथा कॉमन सभा को मिलाता है, यानी संयोजन इस्टेब्लिश करता है। कैबिनेट की महत्ता हमने देख ली कि कितना महत्वपूर्ण है संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट। अब कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है। मंत्रिपरिषद होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सारे तरह के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, राज्य सचिव सारे शामिल होते हैं। और कैबिनेट में कुछ विशिष्ट स्तर के व्यक्ति शामिल होते हैं, तो यह साइज में छोटा होता है। जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जो नीति निर्धारण के कार्य होते हैं, वह कैबिनेट लेती है और कैबिनेट के नीति निर्धारण के बाद में उसे संसद में पेश किया जाता है और संसद उसे सहमति देती है, उस पर विचार विमर्श करती है। तो कैबिनेट की मीटिंग आए दिन होती रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, इसका नीति निर्धारण का कार्य है। जबकि मंत्रिपरिषद की बैठकें बहुत कम होती है, ज़्यादातर कार्य प्रशासनिक कार्य है। प्रशासनिक कार्य में भी चूँकि विभागों के अध्यक्ष तो कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, तो मंत्रिपरिषद के जो बाकी मंत्री होते हैं उनका रोल कैबिनेट मिनिस्टर्स को सहयोग करने तक सीमित है। कैबिनेट मिनिस्टर्स की सैलरी अधिक होती है और मंत्रिपरिषद के बाकी अन्य सदस्यों की सैलरी कम होती है। कैबिनेट मिनिस्टर्स विभागों के अध्यक्ष होते हैं और मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए अधीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः कैबिनेट मीटिंग में, जिसमें नीति निर्धारण के कार्य होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही बुलाया जाता है। लेकिन जैसे भारत में है कि अगर राज्य मंत्री को उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है तो कैबिनेट मीटिंग में राज्य मंत्री को भी बुलाया जा सकता है संबंधित विभाग के। मंत्रिमंडल का निर्माण और रचना। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। यह परंपरा है कि राजा उस दल के उम्मीदवार को, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं जिस दल के पास बहुमत हासिल है लोक सदन में। लेकिन अगर किसी भी नेता के पास, किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत हासिल नहीं है, तब यह राजा का विवेकाधिकार है कि वह किसे इनवाइट करे। और ब्रिटेन में ऐसा 2 बार हुआ भी कि जब बहुमत हासिल नहीं था तो राजा ने अपनी मनपसंद के उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन करता है, यानी एक बार प्रधानमंत्री बहुमत के नेता के रूप में नियुक्त होने के उपरांत प्रधानमंत्री सूची देते हैं क्राउन को कि वो उन्हें शपथ दिला दे। यद्यपि मंत्रिमंडल के गठन में प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वह अपने राजनीतिक दल में नेता के कद का, दलीय स्थिति का, प्रादेशिक हितों का भी ख्याल रखते हैं और वैसा रखते भी हैं। जैसे भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत में भी संसदीय व्यवस्था है, तो भारत में भी दलीय स्थिति, प्रादेशिक हित, इवन कास्ट इक्वेशन को भी देखा जाता है। कुछ मिनिस्टर्स लॉर्ड सभा से भी लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री अनिवार्य रूप से लोक सदन का ही होता है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य ही होता है, लेकिन मिनिस्टर्स लॉर्ड सभा से भी बनाए जा सकते हैं। जबकि भारत की अगर संसदीय व्यवस्था के तुलना में हम देखें तो भारत में प्रधानमंत्री भी उच्च सदन राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, मिनिस्टर्स तो हो ही सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल के जो पद हैं, पदनाम हैं, उनके को मैं जिक्र करता हूं। प्रधानमंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, गृह विभाग का सचिव, उपनिवेशों का सचिव, नभसेना का सचिव, युद्ध सचिव, शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, कृषि तथा मत्स्य विभाग का सचिव, श्रम मंत्री, पोस्ट मास्टर जनरल, विदेशी विभाग का सचिव आदि। यानी यहाँ मंत्री की बजाय सचिव शब्द प्रयुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताएं। चूंकि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में जो एग्जीक्यूटिव में, कार्यपालिका में 2 तरह की एग्जीक्यूटिव होती है। एक होती है स्थायी
दूसरी होती है अस्थाई। जो स्थायी एग्जीक्यूटिव है वह एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो एग्ज़ाम के द्वारा नियुक्त होते हैं और ताउम्र यानी एक सर्टेन एज तक, जब तक वो सेवानिवृत्त घोषित नहीं हो जाते तब तक कार्य करते हैं। यह एक तरीके से सचिव से लेकर के जितने भी सारे सरकारी कर्मचारी हैं, भले ही वो एमटीएस का स्टाफ हो, वो सभी लोग स्थायी एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं। अस्थायी एग्जीक्यूटिव वो होती है जो विभागों के चीफ हैं, जो सरकार बदलने के साथ बदल जाते हैं, यानी मिनिस्टर्स। विभागों के मुखिया जो अस्थायी होते हैं, क्योंकि सरकार बदलने के साथ या इवन एक सरकार के रहते रहते भी विभागों के मिनिस्टर्स बदल जाते हैं, वो अस्थायी एग्जीक्यूटिव है। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली की विशेषता है कि जो ये अस्थायी एग्जीक्यूटिव है, यह मंत्रिमंडल है, तो इस मंत्रिमंडल का सम्राट इसका भाग नहीं है। सम्राट मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यह सैद्धांतिक रूप से कहा गया है। जबकि व्यवहारिक रूप से क्या होता है, मंत्रिमंडल के पास ही शक्तियाँ होती है, सम्राट के लिए उनको मानना अनिवार्य होता है, बाध्य होता है। तो सम्राट इसका भाग नहीं है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल मंत्रियों से मिलकर बनी होती है। टोली की भावना यानी मंत्रिमंडल एक टीम भावना के रूप में काम करता है। मंत्रिमंडल में लिया गया निर्णय लेने के दौरान भले ही कितना ही बहस हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बार अगर निर्णय ले लिया तो सभी मंत्रियों का दायित्व है कि वह उसे डिफेंड करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उसे अपना निर्णय बताएंगे। यानी एक टीम के रूप में वो काम करते हैं, न कि अलग अलग विभागों के चीफ के रूप में। यह जो टीम की भावना है वो इससे भी परिलक्षित होती है कि अगर एक मिनिस्टर के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। गोपनीयता, संसदीय व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल के निर्णय होते हैं वो उन पर सीक्रेसी लागू होती है, यानी मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों और क्या प्रक्रियाधीन है वह सीक्रेट है, उसे सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक क्षेत्र में रिवील नहीं किया जाता। सीक्रेसी से काम करती है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। एक बार निर्णय लेने के बाद ही उसे पब्लिक डोमेन में डाला जाता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और प्रधानमंत्री की पसंद के मिनिस्टर्स या पसंद के लोगों के पास ही जो मंत्रालय वो चाहते हैं वह होता है। राजनीतिक सजातीयता से तात्पर्य है कि आजकल यानी पिछले बहुत सालों से लोकतंत्र, ब्रिटिश लोकतंत्र में एक ही राजनीतिक दल के लोगों को मंत्री बनाया जाता है। यद्यपि संविधान में या परंपरा में ऐसा कहीं कोई बाधा नहीं है, अगर आप विपक्ष के मिनिस्टर को, विपक्ष के नेता को कोई मंत्रालय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि वह भी मंत्री होने की मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वह फुलफिल करता है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता, यह हमने देखा था कि जो अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था का विभाजन है, उस विभाजन का आधार ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध है। संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका से ही निकलती है, यानी जो कार्यपालिका के प्रमुख हैं मिनिस्टर्स, वो एमपी भी होते हैं, यानी लेजिस्लेचर भी होते हैं, दोहरी भूमिका निभाते हैं। जब वह कानून निर्माण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं तब वो लेजिस्लेशन कर रहे होते हैं और लेजिस्लेचर की रोल में होते हैं, लेकिन जब वह विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तब वह मिनिस्टर्स होते हैं। मंत्रिमंडलीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, अगली है मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार, यानी अगर मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किंग को यानी सम्राट को अगर यह कह दे कि हम लोक सदन को विघटित करते हैं तो दोबारा चुनाव होता है। तो यह एक तरीके से मंत्रिमंडल का हाउस ऑफ कॉमन्स पर नियंत्रण स्थापित करने वाला प्रावधान है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व,
कैबिनेट है वो किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, यह कैसे एक उत्तरदायी व्यवस्था है, मंत्रिमंडल पर कौन नियंत्रण करता है। यह उत्तरदायित्व एक तरीके से 3 तरह का होता है। पहला है वैधानिक उत्तरदायित्व, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा है उसके अकॉर्डिंग कैबिनेट रेस्पॉन्सिबल होती है क्राउन के प्रति, लेकिन यह वास्तव में होता नहीं है। वास्तव में वह उत्तरदायी होती है, जिसे राजनीतिक उत्तरदायित्व कहते हैं, वह संसद के प्रति होती है, यानी लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति होती है। लेकिन संसदीय परंपरा में, जैसा मैंने बताया कि वो एक टीम की भावना, टोली की भावना के रूप में काम करते हैं, वहाँ एक दूसरे के प्रति भी अकाउंटेबल होते हैं। यह नहीं होता कि यह निर्णय मेरा नहीं है तो मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा। मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते आपको मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों का समर्थन करना होता है। तो यह एक तरीके से उत्तरदायित्व है, अंतर मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, यानी एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अधिकांश कार्य न केवल कार्यपालिका के बल्कि बहुत सारे विधायन के कार्य भी मंत्रिमंडल के हाथ में आ गए हैं। ब्रिटेन का संसदीय इतिहास इस बात का उदाहरण है कि धीरे धीरे संसद की शक्ति, संसद की भूमिका कम हुई है और मंत्रिमंडल की भूमिका उत्तरोत्तर बढ़ती गई। इवन ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन की व्यवस्था है वह मंत्रिमंडलीय तानाशाही का एक रूप है। मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ देखते हैं कि सिद्धांत में यह एक परामर्शदात्री संस्था है। संवैधानिक प्रावधान यह है कि राजा यानी क्राउन को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और उसकी सलाह के अनुसार राजा कार्य करेंगे। लेकिन वास्तव में यह ही वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तव में कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ही होती है। तो जो विधायन के कार्य कैसे मंत्रिमंडल के पास आ गए हैं, यह देखते हैं। विधि निर्माण संबंधी कार्य क्या होते हैं। सैद्धांतिक रूप से विधायन का कार्य लेजिस्लेचर का है, क्योंकि सरकार का जो पहला अंग है एक तरीके से विधायिका, उसका कार्य कानून निर्माण करना है। लेकिन वास्तव में वह यह कार्य नहीं करती, या यूँ कहिए कि उस कार्य में भी मंत्रिमंडल का बहुत बड़ा से है, बहुत बड़ा योगदान है। कि जैसे वो पार्लियामेंट की मीटिंग कब बुलानी है, कब कौन सा सेशन बुलाना है, कौन से बिल रखे जाएंगे, कौन से, और अधिकांश बिल होते हैं वो मंत्रियों के द्वारा ही रखे जाते हैं। और हर जो साल का पहला सत्र है उसका उद्घाटन क्राउन करते हैं, वो उद्घाटन भाषण तैयार करना, यह सब कैबिनेट ही तय करती है। देखो वास्तव में इवन भारत में भी, क्योंकि भारत में भी संसदीय व्यवस्था है, कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वह उस राजनीतिक दल के सबसे महत्वपूर्ण नेता भी होते हैं। और दलीय व्यवस्था में जहाँ दलीय अनुशासन चलता है, वहाँ किसी भी सामान्य विधायक की यानी एमएलए एमपी की यह हिम्मत नहीं हो सकती कि वह दल के शीर्ष नेताओं के पूरे समूह के द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती दे सके। और चूंकि संसद में अगर जिस दल के पास बहुमत है वही सत्ता में होता है, तो जब मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसी कानून को या कानून के ढांचे को मंजूरी दे दी, तभी वह संसद में प्रस्तुत होता है। तो संसद में सामान्यतः किसी एमपी यानी उस राजनीतिक दल के विधायक की को यह शूट नहीं करता पार्टी अनुशासन के लिहाज से कि वह उसे चुनौती दे। तो यानी कैबिनेट का निर्णय ही पार्टी के अन्य सांसदों पर हावी होता है, एक तरीके से नैतिक रूप से बाध्य होता है और वह कानून बन जाता है। तो इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि कानून वास्तव में भले ही संसद ने पास किया लेकिन बनाया वह कैबिनेट ने है। तो विधायन में कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दूसरा, प्रदत्त व्यवस्थापन एक व्यवस्था होती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या होता है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। प्रदत्त व्यवस्थापन की जो लेजिस्लेचर है वह पूरा कानून बनाने की बजाय एक कानूनी खाका तैयार कर देता है और उसमें जो रिक्त स्थान होते हैं वह रिक्त स्थान एग्जीक्यूटिव के द्वारा फिल किए जाते हैं। तो यह व्यवस्था भी बहुत
बड़े स्तर पर काम करती है, यानी बहुत ज़्यादा कानूनों में ये होता है, क्योंकि इसकी एक वजह यह भी है कि संसद के पास काम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत कम दिन संसद बैठती है, और एकदम धरातलीय जो एकदम स्थानीय संदर्भ है उस संदर्भ को किसी कानून में शामिल करने की बजाय यह कार्य एग्जीक्यूटिव के भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव रूल मेकिंग या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की आड़ में एक तरीके से विधायन का कार्य करती है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल ही वास्तव में कार्यपालिका है। मंत्री विभागों के अध्यक्ष होते हैं। संसद के समक्ष प्रस्तुत नीति को अंतिम रूप मंत्रिमंडल ही देता है। संसद द्वारा निर्धारित नीति में राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण भी करती है, क्योंकि कार्यपालिका की तो सारे काम ही एक तरीके से मंत्रिमंडल ही करता है। वित्त संबंधी कार्य, वित्त संसदीय व्यवस्था में या किसी भी लोकतंत्र में यूँ कहें वित्त पर नियंत्रण लोक सदन का होता है, लेकिन वास्तव में वह कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वित्त विधायिका की बजाय कार्यपालिका बजट विधायिका की बजाय कार्यपालिका तय करती है, क्योंकि विभागों के जो मिनिस्टर्स होते हैं वही मांग रखते हैं, वही आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। तो विधायिका के विभागों के अध्यक्ष के नाते बजट बनाते हैं। कौन सा खर्च आकस्मिक निधि से होगा, कौन सा संचित निधि पर भारित होगा, ये सब निर्णय, ऋण लेना चुकाना, ये सब निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। यानी एक तरीके से बजट फॉर्मेशन, बजट निर्माण का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, उसे संसद में लोअर हाउस में मंजूरी प्रदान की जाती है। ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था में टाइप्स ऑफ मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल के विभिन्न रूप हैं। जैसे फर्स्ट है कोएलिशन कैबिनेट, यानी गठबंधन मंत्रिमंडल। यह तब बनता है जब किसी दल के पास बहुमत ना हो या ऐसी असाधारण परिस्थितियां आ गई, जैसे युद्ध हो गया, आपातकाल है, तो उससे निपटने के लिए एक राजनीतिक दल की बजाय कई राजनीतिक दल के नेताओं को शामिल करके जो कैबिनेट बनाया जाता है वह कोएलिशन कैबिनेट या गठबंधन कैबिनेट कहलाता है। ऐसा 2 बार हुआ है, 1931 के आर्थिक संकट के समय और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में एक से अधिक राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल कर कैबिनेट बनाया गया। वार कैबिनेट, युद्ध या विपत्ति के समय कैबिनेट के अंदर ही 4-5 लोगों की एक तरीके से डेडिकेटेड कमेटी बना दी जाती है और उनसे बाकी कार्यभार ले लिया जाता है, ताकि वह पूर्णतया वार से रिलेटेड मामलों पर फोकस कर सकें। उस कमेटी को वार कैबिनेट कहा जाता है। यह भी ब्रिटेन में 2 बार बनी, 1916 में लॉर्ड जॉर्ज ने और 1940 में चर्चिल ने। तीसरा है इनर कैबिनेट। यह एक तरीके का अनौपचारिक संगठन होता है। इसका औपचारिक दस्तावेजों में कहीं उल्लेख नहीं होता भी कहीं कोई प्रधानमंत्री पूरे कैबिनेट की बजाय कैबिनेट में भी खास 4-5 मिनिस्टर्स, 2-4 मिनिस्टर से कंसल्ट करना शुरू कर दे, उसे इनर कैबिनेट कहते हैं। ऐसा भारतीय संसदीय व्यवस्था में भी आप देखते हैं। जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री कैबिनेट के सारे मिनिस्टर से बराबर रूप से कंसल्टेशन करे। भारत में अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में आप देखते हैं कि कुछ एक मिनिस्टर्स ही उनके फेवरेट्स होते हैं, एक तरीके से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट। संसदीय व्यवस्था में सरकार को अकाउंटेबल रखने के लिए विपक्ष क्या करता है, प्रत्येक मंत्रालय पर नज़र रखने के लिए एक व्यक्ति को उस मंत्रालय का एक तरीके से प्रभारी बना दिया जाता है और वह व्यक्ति सामान्यतः उस मंत्रालय का जानकार होता है, ताकि वह सरकार को अकाउंटेबल रह सके। तो ये एक तरीके से विपक्ष में शैडो मिनिस्टर के रूप में कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भारत के संदर्भ में देखें तो कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार में मिनिस्टर्स पर नज़र रखने के लिए भाजपा अपने एक नेता को वित्त मंत्री या वित्त विभाग का प्रभारी बना देती है, ताकि वह वित्त विभाग के कार्यों पर नज़र रखे। वहीं दूसरे व्यक्ति को या दूसरे सदस्य को, नेता को गृह विभाग का प्रभारी बना देती है कि वह गृह विभाग की गतिविधियों पर नज़र रखे, ताकि
सरकार को अकाउंटेबल रखा जा सके और वह कोई ऐसा मौका ना चुके जहां सरकार को नीचा दिखाना हो, आलोचना करनी हो, कुछ भी करना हो। तो इसे कहते हैं शैडो कैबिनेट। थैंक यू। आज का ये लेक्चर था, होप आपको पसंद आया। कोविड-19 के टफ टाइम में आपसे यही कहूँगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।